नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 14th लेक्चर है। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है, आउटलाइन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सूफिज्म, ऑल्सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सूफिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। सूफी मत की प्रमुख विशेषताओं की रूपरेखा तैयार कीजिए, साथ ही भारतीय समाज पर सूफीवाद के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो सूफिज्म जो है ये इसकी शुरुआत जो है पर्शिया में हुई थी। और सूफीज कौन थे? सूफीज जो थे वो कौन थे? वो सूफीज जो है जब कैलिफेट जो है, ठीक है, कैलिफेट जो है जब वो मटीरियलिज्म की तरह भौतिकवाद की तरफ जब बढ़ रहा था तब उसके विरोध में कुछ लोग जो है खड़े हुए थे। वो उनकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी थी, जो धार्मिक जो उनकी धार्मिक विचारधारा जो थी वो उसकी वजह से जो है उनको उन्होंने एक तप और एक जो है एक रहस्यवाद की तरफ जो है वो मुड़ गए थे और उन्हीं को जो है सूफी कहा गया था। तो सूफी का जो है, सूफी जो है ये एक अरेबिक वर्ड है, अरबी शब्द है जिसका की अर्थ है ऊन। तो यहाँ पर जो है ये जो कुछ लोग, ये लोग ऐसे थे जो कि ऊनी वस्त्र पहनते थे और ऊनी वस्त्र पहन के ही अपने मत का, अपने विचार का प्रचार प्रसार करते थे। इसीलिए जो है इसको जो है पूरा सूफिज्म का नाम दिया गया था। तो उनको जो ऊनी कपड़े पहनते थे वो उनके साधारण जीवन का, साधारण जिंदगी को दिखाते थे और लोगों को प्रेरित करते थे सरल जिंदगी जीने के लिए, प्रेम पूर्वक जिंदगी जीने के लिए। ठीक है। तो इंडिया में ये कब आया था? इंडिया में ये 12th सेंचुरी में आया था। 12वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी जब मुस्लिम इन्वेडर्स, मुस्लिम आक्रमणकारी जब इंडिया में आ रहे थे। उसी के साथ भारत में सूफिज्म आया था और 13th सेंचुरी तक ये भारत में जो है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था और 15th सेंचुरी तक जो है पूरा साउथ इंडिया तक जो है सूफिज्म जो है पहुँच गया था। तो इसकी मेन थीम क्या है? मेन थीम जो है इसकी वहादत उल वजूद मानी जाती है, मतलब कि ईश्वर के साथ जो है हमारी एकता। ठीक है। इसमें माना गया है कि जो है ईश्वर के साथ ही जो है हमें ईश्वर के साथ ही एक हो जाना है। ईश्वर और जो है ह्यूमन के बीच में कनेक्शन बिठाने के लिए ही जो है इसकी पूरी जो है मेन थीम थी। और ये जो वहादत उल वजूद है इसका सबसे पहला जो ये जो विचारधारा है ये किसने दी थी? इसकी सबसे पहले विचारधारा जो है इब्न उल अरबी ने दी थी। तो इसको हम जो है एक मिस्टिकल आर्म ऑफ इस्लाम, इस्लाम की एक रहस्यमय भुजा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है ये एक लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट था। तो ये जो है ये एक लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट था, उदार सुधार आंदोलन था। क्यों? क्योंकि ये जितने भी सूफीज थे इन्होंने मुस्लिम के जो ट्रेडिशनल लीडर्स थे, ठीक है, मुस्लिम मुस्लिम लीडर्स ने जितने भी के द्वारा जो स्थापित जितनी भी इस्लामिक ट्रेडिशंस थे, ठीक है, इस्लामिक जो है परंपरा थी, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज थे या फिर उनके जो आचार विचार जो थे उनका विरोध किया था। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कहीं ना कहीं इन्होंने नकारा था। इसलिए इसको जो है एक लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इनका मानना था कि जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है प्रेम और भक्ति ही एक रास्ता है। लव एंड डिवोशन ही जो है केवल जो है भगवान को पाने के लिए जो है वो रास्ता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है इन्होंने लव एंड डिवोशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था और इन्होंने जो है फ्री थिंकिंग, खुली सोच पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया था। लिबरल आइडियाज़ है, उदार विचारधारा है, टॉलरेशन है, इन सब पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इनका जो है एम्फेसिस रहा था। और इनका मानना था कि भगवान को पाने के लिए जो है आत्म अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पूरी जो फिलॉसफी है ये पीर मुरीद जो है उस पर बेस्ड है। पीर मुरीद मतलब शिक्षक छात्र के संबंध पर जो है आधारित है। सूफी ऑर्डर्स को जो है दो तरीके से बांटा जा सकता है। पहला है बासरा, जिन्होंने कि इस्लामिक लॉ, जितने भी इस्लामिक कानून है उसका पालन किया था, और बेशरा जिन्होंने कि जो है इस्लामिक कानून का जो है विरोध किया था, मतलब उसका पालन नहीं किया था। तो जैसे कि हिंदू में जो है
भक्ति मूवमेंट था, इसी तरीके से मुसलमानों में लव और डिवोशन, प्रेम भक्ति के आधार पर जो है सूफिज्म की शुरुआत की गई थी। और ये इनका ये जो है एकेश्वरवाद, ठीक है, केवल उन्होंने माना था कि एकेश्वरवाद पे विश्वास किया था कि केवल एक ही भगवान है और जितने भी ह्यूमंस हैं वो क्या है, वो भगवान के ही बच्चे हैं, चिल्ड्रन टू गॉड है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है। और अगर अपने आप जितने भी आपके फेलो मैन हैं, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, अगर आप उनके प्रति जो है प्रेम स्नेह दिखाते हैं, इसका मतलब है कि आप भगवान के प्रति जो है लव और डिवोशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आइन ए अकबरी है, ठीक है, आइन ए अकबरी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। और उन्होंने जो है टोटल 14 जो सूफी ऑर्डर्स है उसकी बात कही थी आइन अकबरी में, और जिसमें से कि जो 4 जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है, चिश्ती ऑर्डर है, सुहरावर्दी ऑर्डर है, कादरी ऑर्डर है और नक्शबंदी ऑर्डर है। और जितने भी सूफीज थे उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता था, उनके निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। तो अब हम देखेंगे कि आखिर इनकी मेन फीचर्स क्या थे, मुख्य विशेषताएं क्या थी सूफिज्म की। तो सबसे पहले इन्होंने जो है इक्वालिटी, समानता पे बात की थी। इन्होंने माना था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको इक्वल ट्रीट किया था। उन्होंने जो है किसी भी प्रकार के रिलीजन, धर्म के आधार पे लोगों को नहीं बांटा था, किसी भी प्रकार के जो है कम्युनल डिस्टिंक्शन जो है वहाँ पे नहीं की थी, और ये माना था कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो इक्वल हैं। इसके बाद हम देखते हैं लव फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए प्यार की बात की थी, ठीक है, लव टू गॉड, अगर आप भगवान को प्यार करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो है आप ह्यूमैनिटी को लव करें, ठीक है। आपको भगवान को अगर सर्विस देनी है तो उससे पहले जो है यहाँ पर जितने भी आपके फेलो मैन हैं उनके प्रति आपका स्नेह भाव होना चाहिए। उनको अगर आप सर्विस करते हैं, उनको अगर आप सर्व करते हैं तो इसका मतलब है आप भगवान की सर्विस कर रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आत्म अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, क्यों तभी जो है ये जो है आप गवर्नमेंट जितने भी भगवान के प्रति जितनी भी नॉलेज है उसको गेन कर पाएंगे अगर आप में आत्म अनुशासन होगा। तो बहुत ही ज़्यादा लिबरल थे, बहुत ही ज़्यादा उदारवादी थे, सोसाइटल क्लासिफिकेशन में विश्वास नहीं करते थे, किसी भी प्रकार का कास्ट क्लासिफिकेशन पे विश्वास नहीं करते थे। और जितने भी जो है मुस्लिम लीडर्स द्वारा जो स्थापित जो मुस्लिम के ट्रेडिशन में जो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज थी उसका भी इसमें विरोध किया गया था। इसके बाद देखते हैं इनर प्योरिटी, आंतरिक शुद्धता पर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जोर दिया गया था। जितने भी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो थे उन्होंने वो जो है वो बाहरी आचरण, एक्सटर्नल कंडक्ट पे बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया जाता था। उसमें रिलीजियस रिचुअल्स पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है जितने भी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स होते हैं। लेकिन इसमें कहा गया था कि इसमें आपकी जो है सोल जो है वो प्योर होनी चाहिए, इसमें जो है आंतरिक शुद्धता की बात की गई थी। डिवोशन इज इम्पॉर्टेंट, भक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि जो है रोज़ा, फास्टिंग है, प्रेयर्स है, नमाज है, उनसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका भक्ति भाव है कि आपकी भक्ति कितनी है, आप कितने ज़्यादा भगवान के प्रति डिवोटेड हैं। तो इनकी मेन थीम की अगर हम बात करें, मेन थीम क्या थी कि ईश्वर के प्रति जो है वहाँ पे पूरी तरीके से समर्पित हो जाना, ठीक है। एक जो है एनाहिलेशन ऑफ सेल्फ की बात की थी, एक आदर्श व्यक्ति बनने की बात की थी, और इन्होंने जो है सोल के कॉन्सेप्ट पर भी विश्वास रखा था। वेदांता फिलॉसफी से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। यहाँ पे इनका मानना था कि जो सुप्रीम सोल है का मतलब क्या है, जो ईश्वर है उसी के साथ जो है उसी का जो मैनिफेस्टेशन क्या है वो इंडिविजुअल सोल्स में है, और अंत में जो है हमें इसी सुप्रीम सोल में जो है वो मिल जाना है, इमर्स हो जाना है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इंडियन सोसाइटी पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की थी, इन्होंने नॉन वायलेंस की बात की थी, इन्होंने अहिंसा की बात की थी। इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा जोर दिया था लव एंड डिवोशन पर, प्रेम और भक्ति पर। वो नॉन वायलेंस के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे, जिसकी वजह से जो है पूरी सोसाइटी में जो है आपस में भाईचारा फैलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिली थी। किसी भी प्रकार के वायलेंस की यहाँ पे इनके मत में जो है कोई भी जगह नहीं थी।
धार्मिक सहिष्णुता मतलब कि रिलीजियस टॉलरेंस जो है इनके टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। धार्मिक कट्टरता को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। अकबर है, शेरशाह सूरी हैं, उन्होंने जो है अपनी जो है उनकी जो रूढ़िवादी विचारधारा थी उसको उसको जो है बहुत हद तक जो है पीछे छोड़ दिया था। और हम देखते हैं कि जो अकबर है उसने जो है यहाँ पे लिबरल रिलीजियस पॉलिसी को जो है यहाँ पर अडॉप्ट किया था। सूफी सेंट के इन्फ्लुएंस में आके, सूफी सेंट से इंस्पायर होकर उन्होंने जो है उनकी अकबर की जो है लिबरल रिलीजियस पॉलिसी हमें देखने को मिलती है। जितने भी हिंदूज हैं उन्होंने जो है जितने भी मुस्लिम सेंट्स हैं, जो सूफीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा बहुत हद तक जो है रेस्पेक्ट देनी शुरू कर दी थी। और जो मुस्लिम हैं उन्होंने भी जो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, हिंदू के जो सेंट्स हैं, उन पर उनके प्रति जो है बहुत ही जो है रेस्पेक्ट की थी। इसके बाद जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ाने में बहुत काम किया था इसने जो है सोसाइटल सॉलिडारिटी पे जो है बहुत ज़्यादा काम किया था। आपस में भाईचारा, ब्रदरहुड की फीलिंग जो है उसको बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा काम किया था। म्यूचुअल लव एंड रेस्पेक्ट की बात की थी। और जो है उन्होंने बोला था कि जितने भी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके बीच में एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, एक लव होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। जो जितने भी गरीब लोग हैं, डाउन ट्रॉडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनके कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया था। निज़ामुद्दीन औलिया जो है उन्होंने जो है बहुत जितने भी जो नीडी लोग हैं उनको गिफ्ट देने का जो प्रचलन है उसको शुरू किया था। गिफ्ट देने की जो परंपरा है उसको प्रचलित किया था। और यहाँ पे वो ये नहीं देखते थे कि कोई व्यक्ति जो है किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है। इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, वो जितने भी नीडी थे उनको गिफ्ट देने का जो परंपरा है उसका जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित किया था। मॉरल टीचिंग, नैतिक शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था। जब एक तरफ जो है जितनी भी रूलिंग क्लासेस थी वहाँ पे पॉलिटिकल पावर के लिए जो है आपस में लड़ रही थी, वहाँ पे सूफी सेट ने लोगों को उनके मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है उसके बारे में बताया था। और समाज में जो है पीस एंड हार्मनी बनाने की जो है कोशिश की थी। जब भी रूलिंग क्लास जो है पॉलिटिकल पावर के लिए लड़ती है तो पूरा जो है समाज में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है सूफी सेंट्स ने जो है पूरे समाज में जो है पीस एंड हार्मनी फैलाने का भी काम किया था। चैरिटी, दान और पुण्य पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था। इसके साथ साथ जो है इन्हीं के टाइम पे हम देखते हैं कि ऑर्फेनेजेस मतलब कि अनाथालय जो है खोला गया था। वुमेन सर्विस सेंटर्स को खोला गया था, जो कि जितने भी जो महिलाएं हैं, जो प्रताड़ित महिलाएं हैं, उनकी जो है कहीं ना कहीं उनको शरण दिया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी, समतावादी समाज पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। हर प्रकार के जो है कास्ट सिस्टम के जो है वो वहाँ पे खिलाफ थे। समाज में समानता स्थापित करने की दिशा में काम किया था। जातिवाद, ठीक है, जातिवाद है, छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, उसको कम करने की कोशिश की गई थी। किसी भी प्रकार के जो है सोसाइटल क्लासिफिकेशन पर जो है हर तरीके के जो है वो किसी भी प्रकार के सोसाइटल क्लासिफिकेशन पे बिलीव नहीं करते थे, चाहे वो रिलीजियस क्लासिफिकेशन हो, कास्ट हो, क्लास हो, जेंडर हो, किसी भी प्रकार के क्लासिफिकेशन पे वो बिलीव नहीं करते थे। तो उनका मानना था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है, वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो है इगैलिटेरियन सोसाइटी को स्थापित करने में जो है बहुत ही ज़्यादा मदद मिली थी। वर्नैक्युलर लैंग्वेज, स्थानीय भाषा के उत्थान पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि इनकी जितनी भी टीचिंग्स होती थी वो किसमें होती थी, वो वर्नैक्युलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में ही होती थी, जिसके कारण जो है वहाँ पे जो है लोकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था। वर्नैक्युलर लैंग्वेज जैसे कि सिंधी है, पंजाबी है, उर्दू है, कश्मीरी है, इन सब लैंग्वेज का कहीं ना कहीं हमें उत्थान देखने को मिलता है। बहुत सारे जो है लिटरेचर्स जो है लोक भाषाओं में जो है साहित्य की रचना की भी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे वर्नैक्युलर लैंग्वेज है उसके उत्थान में बहुत ही ज़्यादा मदद मिली थी। हमें जो है यहाँ पे सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है।
तो कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो है यहाँ पे सूफिज्म का जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि जो है अजमेर की में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है दिल्ली में, वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है कहीं ना कहीं जो है सूफिज्म से बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ है। इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं यहाँ पे जो है सॉन्ग्स हैं, जो म्यूज़िक है, डिवोशनल म्यूज़िक है, उसका भी बहुत ज़्यादा जो है प्रचलन हुआ था। उनका मानना था कि जो है कव्वाली जो है कव्वाली जो है वो भगवान के समीप, ठीक है, भगवान के समीप जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, एक रास्ते के रूप में जो है उसको माना गया था। तो यहाँ पे उन्होंने एक और बात कही थी, इनका मानना था कि जितने भी जो भगवान और भगवान के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए हमें किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो कुछ लोगों का जो रिलीजियस में जो है बहुत बड़ा जो है उनका इन्फ्लुएंस रहता था, तो वो कहीं ना कहीं जो उनके जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ थी कहीं ना कहीं उसको नकारा था। ठीक है, भक्ति और सूफी मूवमेंट दोनों ने ही लोगों को ये दिखाया था कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, ठीक है, गॉड की जो एग्जिस्टेंस है उसको देखने के लिए हमें किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी रिलीजियस अथॉरिटीज़ थी उनको कहीं ना कहीं उन्होंने नकारा था और उन्होंने ह्यूमन इक्वालिटी की बात की थी। उनका मानना था कि कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी को भी कन्वर्जन की, ठीक है, कन्वर्जन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे हिंदू हो सकते हैं, आप एक अच्छे मुसलमान हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। ठीक है, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया था, इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि है इंडो पैसिफिक रीजन होल्ड्स ग्रेट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, डिस्कस। ठीक है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र भारत के लिए बहुत रणनीतिक महत्व रखता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, ऑल्सो डिस्कस द अंडरलाइंग चैलेंजेस। भारत के लिए क्वाड का क्या महत्व है, इसके अलावा अंतर्निहित चुनौतियों पर भी चर्चा करें। ठीक है, क्वाड के लिए जो है इंडिया के लिए कौन कौन सी चुनौतियां बनी हुई है, क्या क्या इश्यूज हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर जो क्वाड है वो है क्या। ठीक है, तो क्वाड जो है ये इसको जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी कहा जाता है, और इसके 4 मेंबर्स हैं, जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसके 4 मेंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 देशों का समूह है जिसका उद्देश्य क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें लोकतांत्रिक देशों के जो हितों के उनकी रक्षा करना, और साथ ही साथ जितने भी अदर वर्ल्ड चैलेंजेस हैं उनका समाधान करना। ठीक है, तो ये पूरा क्वाड का जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या है, स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जो है काम करने का उद्देश्य जो है इसका रखा गया है क्वाड का। तो क्वाड जो है इसकी सबसे पहले जो परिकल्पना किसने की थी, वो की थी शिंजो एबे ने। ठीक है, शिंजो एबे जो कि जो है जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने जो है यहाँ पर 2007 में क्वाड ग्रुप की जो है परिकल्पना की थी। तो इसका प्रिंसिपल्स क्या है, इसका प्रिंसिपल्स ये है कि जितने भी जो इंडो पैसिफिक का जो, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन के जो सी रूट्स हैं उसको जो है जो स्ट्रैटेजिक सी रूट है उसमें किसी भी अन्य देश का जो अगर कहीं कोई वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जो मिलिट्री या फिर पॉलिटिकली जो है अगर वहाँ पे कोई अपना बहुत ज़्यादा दबदबा बनाता है तो उसको रोकने का काम करना है। तो हम इसलिए ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे शांति बनाए रखने के साथ साथ इस क्षेत्र में बढ़ते हुए जो है मेनली जो है चाइना की डोमिनेंस को जो है कहीं ना कहीं कम करने के उद्देश्य से जो है क्वाड काम कर रहा है। तो अब हम पहले समझेंगे कि आखिर ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये है क्या। ठीक है, अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन वो रीजन है जहाँ पे कि पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन जो है यहाँ पे आके मिलते हैं। ठीक है, इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन जहाँ पर मिलते हैं उसी को जो है इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है, और इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है इसके आसपास जो है पूरे 38 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझे इंडो पैसिफिक रीजन का, तो यहाँ पे जितना भी पूरा लैंड सरफेस एरिया है, ठीक है, लैंड सरफेस एरिया जो है उसका 44% हिस्सेदारी किसकी है, वो इंडो पैसिफिक रीजन की है।
अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की देखें तो यहाँ पे इस रीजन में जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन का टोटल 65% हिस्सा जो है वहाँ पे रहता है। इसके बाद अगर हम वर्ल्ड जीडीपी की बात करें, ठीक है, वर्ल्ड जीडीपी की बात करें तो 62% वर्ल्ड जीडीपी जो है वो इसी रीजन से आती है। और अगर हम टोटल ट्रेड में जो है इंडो पैसिफिक रीजन की हिस्सेदारी कितनी है, वो 46% की है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडो पैसिफिक रीजन की, इसीलिए जो है इसको जो है शांतिपूर्ण क्षेत्र जो है बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखना कि वहाँ पे किसी भी अन्य कंट्री का जो है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस ना कायम हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसी के अंतर्गत जो है एक बहुत ही मेन रीजन जो है अक्सर हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं, वो है साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी जो है इसमें इसकी अलग ही अपनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मिनरल्स हैं, बहुत सारा जो ट्रेड होता है वो इसी रूट से कंडक्ट होता है। और जो है यहाँ पर जो है अमेरिका जो है अपना वैश्विक दबदबा बनाने के लिए जो है इस पूरे साउथ चाइना सी को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चाइना का जो है अपना ही इंटरेस्ट, चाइना का अपना दबदबा है और उसके चक्कर में जो है यहाँ पे वो यूएसए को बहुत ज़्यादा चैलेंज करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूएसए और चाइना, ठीक है, यूएसए और चाइना के बीच में जो है कई बार हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो अभी जो है हाल ही में जो है एक जो क्वाड की जो समिट हुई थी वो कब हुई थी, वो मार्च 2021 में हुई थी। इसके बाद जो है सितंबर 2021 में भी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पूरे जो समिट है इसमें जो है यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में तो बात की गई थी, इसके साथ साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका भी विस्तार किया गया है। जैसे कि वैक्सीन पार्टनरशिप हुई है, ठीक है, वैक्सीन पार्टनरशिप है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात की गई है और जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं उन सब पे जो कॉपरेट करने की बात भी इसमें कही गई है। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये इसका जो क्वाड का जो ऑब्जेक्टिव है उसका कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए। ठीक है, क्वाड का महत्व इन कंटेक्स्ट टू इंडिया, इंडिया के लिए इसका क्या महत्व है, अब हम इसको पूरा देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्वाड की जो वैक्सीन पार्टनरशिप है उससे इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो क्वाड की वैक्सीन पार्टनरशिप है क्या, जो कि मार्च 2021 में जिस पे की जो है साइन हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो चारों कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज जो है, इन्होंने उद्देश्य रखा है कि जो है वर्ष 2022 तक करीब 1 बिलियन जो है कोविड की जो वैक्सीन है उसका निर्माण करने का इसमें उद्देश्य रखा गया है। और ये जो वैक्सीन होगी इसको इंडो पैसिफिक रीजन में ही जो है वितरित किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये जो वैक्सीन का जो निर्माण है, ठीक है, वैक्सीन का निर्माण कहाँ पे होगा, वो इंडिया में होगा। किसके असिस्टेंस से होगा, असिस्टेंस कौन देगा इसमें, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस किसकी होगी, वो होगी यूएसए की। ठीक है, इसका जो फाइनेंस होगा, फाइनेंस कौन करेगा, फाइनेंस करने का काम जो है वो जापान करेगा। और इसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा, वो करेगा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो है ये जो चारों कंट्रीज हैं इन्होंने मिलकर जो है क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप बनाई है। तो इसके लिए जो है इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको बूस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इंडिया के लिए जो है क्वाड जो है एक बहुत ही अहम रोल यहाँ पर निभाता है। इसके बाद हम देखते हैं काउंटर चाइनाज डोमिनेंस। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर क्या है कि चाइना का जो दबदबा है पूरे क्षेत्र में उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम करेगा। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो है कई बार हमने देखा है कि जो चाइना की डोमिनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक डोमिनेंस है, मिलिट्री डोमिनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना की जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, मैरीटाइम सिल्क रूट है, इसके चलते जो है यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है छोटी छोटी कंट्रीज को जो चाइना है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। तो इसको काउंटर करने के लिए जो चाइना की जो बढ़ती प्रेजेंस है इस रीजन में उसको काउंटर करने के लिए जो है क्वाड की बहुत बड़ी भूमिका है। इंडिया जो है क्वाड की मदद से जो है पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में जो है वहाँ पर जो है अपनी भूमिका को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। 2017 की अगर हम बात करें, ठीक है, 2017 में जो है ये जो मीट हुई थी क्वाड की उसमें ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था कि यहाँ पर जितना भी जो स्ट्रैटेजिक सी रूट है, ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजिक सी रूट है वहाँ पर देखना है कि किसी भी कंट्री का जो है क्रिटिकल सी रूट जो है उस पर जो है किसी भी कंट्री का जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। तो यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए भी जो है इंडिया को क्वाड की मदद लेनी पड़ेगी।
इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इंडिया का जो बढ़ते क्लैशेस हैं, ठीक है, इंडिया के जो बढ़ते क्लैशेस हैं चाइना के साथ, ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे जितनी भी बढ़ रही टेंशन है उसमें जो है रशिया ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया है इंडिया की हेल्प करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया को और ज़्यादा जो है ऑप्शंस देखने पड़ेंगे ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके, ठीक है। तो इसलिए जो है क्वाड की जो है बहुत बड़ी भूमिका है इंडिया के लिए। इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी के लिए जो है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वाड, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पोस्ट कोविड के बाद, ठीक है, पोस्ट कोविड के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो है एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, एंटी चाइना सेंटिमेंट्स है पूरे ग्लोबल लेवल पे। इसके साथ साथ जो है चाइना की जो है नॉन ट्रांसपेरेंसी, वो जितनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करता, तो उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा पारदर्शी नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से चाइना का जो रोल था ग्लोबल सप्लाई मैनेजमेंट में, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन में जो उसका जो पूरा रोल था, कहीं ना कहीं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और ये इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए जो है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपनी जो है वैक्सीन डिप्लोमेसी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसको जो है और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जो है क्वाड की मदद ले सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यूएसए और जापान जो है वो भी इस पोस्ट कोविड, ठीक है, कोविड के बाद से जो है इनकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उनको जो है चाइना से जो है निकाल कर कहीं और जो है लगाना चाहते हैं। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने के लिए कि जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। इसके बाद हम देखते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ठीक है, नेट सुरक्षा प्रदाता है। देखिए जैसे इंडिया का कौन सा सागर इनिशिएटिव जो है, सागर इनिशिएटिव के अंतर्गत जो है इंडिया जो है पूरे इंडियन ओशियन रीजन में जो है एक अपने आप को जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखता है। और यहाँ पर जो है क्वाड के जो कॉपरेशन है, ठीक है, क्वाड जो ग्रुप है इसके कॉपरेशन से इंडिया जो है पूरे यहाँ पर इस रीजन में जो है कई जगह पर जो है स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे अपने नेवल बेसिस को जो है सेटअप कर सकता है, स्थापित कर सकता है। तो जाके जिससे भी जो यहाँ पे क्वाड की जो परिकल्पना है एक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव रीजन की, उसको कहीं ना कहीं हम लोग जो है वहाँ पर इस उद्देश्य को भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एड्रेसिंग अदर प्रॉब्लम्स, अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए भी इंडिया की जो अन्य समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए भी जो क्वाड की जो कॉपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इंडिया को बहुत सारा थ्रेट है टेररिज्म से, ठीक है, टेररिज्म है, साइबर सिक्योरिटी है, इंडिया के जो अपने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए भी जो है इंडिया को क्वाड की मदद चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, ठीक है, काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज जो थी, ठीक है, टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर क्वाड जो थी, इससे जो है आने वाले जो है टेररिस्ट थ्रेट जो हैं उनसे डील करने में इंडिया को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो इंडिया के अपने भी बहुत सारे जो है इंटरेस्ट हैं, अदर इंटरेस्ट जो हैं वो भी जो है क्वाड के कॉपरेशन से जो है वो पूरा कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं डिफेंस कॉपरेशन, रक्षा सहयोग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। जैसे कि जो है पूरे रीजन में जो है अन्य कंट्री के साथ मिलकर ये जॉइंट पेट्रोलिंग कर सकते हैं। इसके साथ जो है स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशंस जो है उसको शेयर करने के काम आएगा। इसके साथ साथ जिससे कि क्या होगा, जिससे कि इंडिया की जो है नेवल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। और इसके साथ साथ जो यूएसए है, ठीक है, यूएसए है, जापान है, ये टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है वो शेयर हो सकती है, जिससे कि इनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है, इंडिया की सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो पूरे जो एरिया में जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको कहीं ना कहीं रक्षा सहयोग में भी जो है क्वाड की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद हम देखेंगे पूरे क्षेत्र में कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स।
तो जितने भी जो क्वाड के जो क्वाड में जो है इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में तो कहा गया है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे इसके अस्पष्ट उद्देश्य भी देखे गए हैं। जैसे कि उसका स्ट्रैटेजिक मिशन क्या है उसके बारे में नहीं पता, कोहेरेंट पर्पस उनका कोई नहीं है, उनका कोई भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो यहाँ पर जो है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो इंडिया है, इंडिया जो है उसका फोकस क्या है, उसका मेन फोकस जो है इंडियन ओशियन पे है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एंड जापान जो है उसका उसका मेन रीजन कौन सा है, उसका मेन फोकस कहाँ पे, वो इंडो पैसिफिक रीजन पे है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोग के बीच में कोई भी कोहेरेंस नहीं देखा गया है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सामंजस्यपूर्ण कोई लक्ष्य नहीं है, रणनीतिक उद्देश्य नहीं है और संस्थागत संरचना का भी यहाँ पे अभाव है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है आने वाले समय में बहुत सारी जो है आशंकाएं जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे चाइना का जो है बहुत ज़्यादा जो है पूरे क्वाड की तरफ जो है एक नकारात्मक रुख देखने को मिलता है। ठीक है, चाइना जो है ये क्वाड से बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, इस ग्रुप से जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है और उसने कई बार जो है ओपनली जो है इसको क्रिटिसाइज किया है, ओपनली जो है अपना डिस्प्लेजर जो है उसको कहीं ना कहीं जो है उसको जो है वहाँ पर उसको बताया भी है, ओपनली बताया है। ठीक है, और उसने जो है क्वाड को क्या कहा है, एशियन नाटो का नाम दिया है, एशियन नाटो का नाम दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चाइना है उसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्टैंड है और जैसे कि हमारे जो चाइना के साथ रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चिंताजनक बात है। इसके बाद हम देखते हैं चाइनाज रिलेशन विद आसियान एंड अदर कंट्रीज। आसियान और अन्य देशों के साथ जो चीन के संबंध है कहीं ना कहीं वो भी इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक की बात है। ठीक है, आसियान के साथ जो है यहाँ पे जो है RCEP साइन किया गया है चाइना का। ठीक है, तो जो चाइना और आसियान जो है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, उनके जो संबंध जो है वो नज़दीक संबंध बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। इसके बाद हम देखते हैं इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो इंडिया की जो चाइना की जो नियो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी है, मतलब कि जैसे कि वो बहुत सारे जो है छोटे देशों को जो है अट्रैक्ट करती है, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, मैरीटाइम सिल्क रूट है, और जो है बहुत सारी छोटी कंट्रीज को जो है डेट देती है, जो कि डेट देती है, उनके जो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करती है और उसके बाद जो है वहाँ पर जब वो छोटी कंट्रीज जो है उनके डेट को जो है रीपे नहीं कर पाती, लोन को रीपे नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। तो यहाँ पे जो छोटी कंट्रीज के साथ जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस उन पर बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। इसके बाद हम देखते हैं चाइनाज रिलेशन विद अदर क्वाड मेंबर्स। ठीक है, अन्य क्वाड सदस्यों के साथ भी जो चीन के संबंध है वो भी इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि जो चाइना का जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है इकोनॉमिक टाइज बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा पार्शल रहता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम जापान की बात करें, ठीक है, जापान की बात करें तो यहाँ पे जापान को भी बहुत तरीके से चाइना जो है वो मैनिपुलेट करता है। ठीक है, वो अक्सर जो है जापान को धमकी देता है कि वो उसके जो रेयर अर्थ मटेरियल्स जो चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं उसकी सप्लाई को स्टॉप करने की जो है अक्सर जो है जापान को धमकी देता है। तो यहाँ पर हम जो अदर क्वाड मेंबर्स का जो रिलेशन है चाइना के साथ वो भी बहुत ज़्यादा जो है इंडिया के लिए चिंताजनक बात है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो USA और जापान है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जो है कई बार जो है चाइना के साथ जो है हाथ मिलाते हैं। हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो चीन के सबसे बड़े जो हैं यहाँ पे ट्रेड पार्टनर्स हैं, और जो हाल ही में जो है RCEP जो समझौता हुआ है उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, और लेकिन इसमें इंडिया जो है, ठीक है, RCEP से इंडिया जो है वो उससे बाहर है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ऐसे में कहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत की बजाय जो है चीन से जो है अधिक लाभान्वित होंगे, जिससे कि जो है पूरे क्वाड का जो है हित प्रभावित होगा और इंडिया का भी उसमें जो हित जो है वो प्रभावित होगा।
ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो चाइना का जो रिलेशन है अदर क्वाड मेंबर्स के साथ, वो भी इंडिया के लिए कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया भारत की जो विदेश नीति है, कई बार उससे भी जो है क्वाड जो ग्रुपिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें जो है मुश्किलें देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया को एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो है इंडिया जो है क्वाड का भी मेंबर है। इसके साथ साथ जो है इंडिया जो है RIC, रशिया इंडिया चाइना जो एक ग्रुप है उसका भी मेंबर था। तो यहाँ पे जो चाइना की डोमिनेंस को अगर हम कम कर रहे हैं और उसी के साथ अगर हमारी जो है कई जगह से हमारे बायलैटरल टाइज हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो मेंबर किसका है, वो SCO का है, शंघाई कॉपरेशन का है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है ब्रिक्स है, ब्रिक्स का भी जो है इंडिया जो है मेंबर है, चाइना भी मेंबर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हम देखते हैं कि जो इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है एक बैलेंस को बनाना। ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो USA है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो ब्रिक है, SCO है, ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक कंपटीशन देता है, कंपटीशन के रूप में देखता है USA को। तो USA को, चाइना को, रशिया को, सबको बैलेंस बनाने के लिए जो है इंडिया के पास एक ये बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज है। इसके बाद हम देखते हैं ऑकस। ठीक है। हाल ही में जो है सितंबर में जो है ऑकस का जो है डेवलप हुआ है, और जिसके की जो है यहाँ पे अगर हम मेंबर देखें तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA है। इनका ये एक ट्राइलेटरल पैक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इसके अंतर्गत जो है इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अगर ऑस्ट्रेलिया और USA, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और USA अगर ऑकस का पार्ट है तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो है क्वाड पर कम जाएगा, क्योंकि क्वाड क्या है, क्वाड केवल इंडो पैसिफिक रीजन के अलावा और भी उसके जो है बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे सबमरीन की बात करता है, तो कहीं ना कहीं जो है जो USA और जो ऑस्ट्रेलिया है उसका कहीं ना कहीं ध्यान भटकेगा, और वो जो है उसके जो मुद्दे हैं क्वाड को लेके कहीं ना कहीं उससे वो भटक सकता है। इसके बाद हम देखते हैं मैरीटाइम डोमिनेटेड है, समुद्री वर्चस्व पर ज़्यादा केंद्रित है क्वाड। ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि इंडो पैसिफिक रीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो मैक्सिमम फोकस कहाँ पे है, इसका मैरीटाइम बेस्ड है, और लैंड बेस्ड ग्रुपिंग पे जो है वो कम ध्यान दिया जाता है। जबकि हमने ऑब्जेक्टिव क्या देखा था इसका, कि यहाँ पर जितने भी जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके हितों की सुरक्षा करना, ठीक है, उनको सुरक्षित रखना। लेकिन यहाँ पर जो है मोस्टली जो इनका जो पूरा फोकस है वो इंडो पैसिफिक रीजन पे है, तो लैंड बेस्ड ग्रुपिंग ये नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो इनका जो कॉपरेशन है, जो पूरा जो एशिया पैसिफिक की तरफ जो इनका जो हमारा जो कॉपरेशन होना चाहिए, या फिर जो यूरेशियन रीजन की तरफ जो कॉपरेशन होना चाहिए, एक लैंड बेस्ड डिप्लोमेसी जो होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं पर जो है प्रभावित होगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मैरीटाइम डोमिनेटेड है, समुद्री वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो इंडिया जो है उसने जो है उसके जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं वहाँ पे जो है इंडो चाइना के क्लैशेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, इंडिया पाकिस्तान के क्लैशेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो इन सबको कहीं ना कहीं एड्रेस करने में जो क्वाड जो है वो बहुत ज़्यादा विफल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो क्वाड को जो चीन के लिए जो है एक चुनौती के रूप में तो प्रस्तुत करना जो है वो सही नहीं है। ये जो है ये पूरा एक लोकतांत्रिक मूल्यों द्वारा जो संगठित हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पर जो है एक स्टेबिलिटी लाने के लिए इसको काम करना है। तो जैसे जैसे जो है इंडिया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है उसमें ज़रूरी है कि इंडिया जो है केवल एक ग्रुपिंग पे ध्यान ना दे, उसको ज़रूरी है कि अपने जो इंडिया की जो पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कहीं ना कहीं विस्तार करने की ज़रूरत है। इंडिया को ज़रूरी है कि और भी बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जो है अपने रिलेशन को अच्छा करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है। ज़रूरी है कि एक क्लियर एजेंडा हो, एक निश्चित एजेंडा हो जिस पर कि काम किया जा सके। अलग अलग जो मेंबर्स हैं क्वाड के, अगर उनके अलग अलग एजेंडा होंगे, अलग अलग उनके अगर जो हित निहित होंगे उसमें, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा जो क्वाड का एजेंडा है उस पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इनका जो एजेंडा है वो क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वाड का एक्सपेंशन करना बहुत ज़रूरी है, विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टर्की जो है वो रेडी है क्वाड का मेंबर बनने के लिए, तो इस तरीके से और देशों को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो है सब मिल के जो है अन्य ऑब्जेक्टिव्स जो है उनके लिए काम कर सकें।
ठीक है, जो इंडिया को जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट नीति पर जो है कायम रहना होगा, ताकि जो अपने जो उसके आसपास के जो जितने भी जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ जो है अपना रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा करना होगा। ब्लू डॉट नेटवर्क को जो है और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। इंडिया को ज़रूरत है कि जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ अपना संबंध अच्छे करें इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है डिस्कस हाउ द इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म मे बी ऑल्टर्ड बाय द सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग साइट्स। चर्चा करें कि सोशल मीडिया और नेटवर्किंग साइटों द्वारा आंतरिक सुरक्षा तंत्र को कैसे बदला जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सोशल मीडिया कैसे जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है एक थ्रेट बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे कि आखिर सोशल मीडिया जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल वर्ल्ड का जो है निर्माण करता है। वर्चुअल वर्ल्ड का निर्माण करता है तो इसको हम सामाजिक माध्यम भी कहते हैं, जो समाज के लोगों के लिए एक ऐसा माध्यम है जिससे कि वह अपने विचारों को, भावनाओं को, अपने जो उनके जो फीलिंग्स हैं, उनके जो अपने मत हैं, उनको दूसरों के सामने जो है व्यक्त करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है ये एक वेब होता है या फिर मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म है, जहां पर कि एक व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो जो है दूसरों को के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकता है, उनको जो है संवाद करने में सक्षम बनाता है। यहाँ पे बहुत तरह के जो है कंटेंट जो होते हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। जितने भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट होते हैं, उनका जो है आदान प्रदान किया जाता है, उसको एक्सचेंज किया जाता है। तो इसके बहुत सारे टूल्स हैं जिसके ज़रिए जो है यहाँ पे लोग जो हैं अपनी इंफॉर्मेशन को या फिर अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। जैसे कि ब्लॉग्स हो गए, व्लॉग्स हो गए, जो कि व्लॉगिंग आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे देखते हैं। डिस्कशन फोरम्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया है, ट्विटर है, ट्विटर जो कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है, ट्विटर है, फेसबुक है, इस तरह की बहुत, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, बहुत तरीके के ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। तो ये सब जो है ये सोशल मीडिया का ही जो है एक टूल के रूप में माना जाता है, जहां पर कि लोग अपनी जो आवाज़ है, अपने जो उनके जो विचार हैं उसको जो है एक दूसरे से जो अपने जो विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, इसकी जो है विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले जो है ये कनेक्टिविटी को प्रदान करता है, उसके बाद जो है लोगों को कोलैबोरेट करने में मदद करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, और यहाँ पर जो है एक वर्चुअल कम्युनिटी बनाने में भी वर्चुअल कम्युनिटी का भी जो है बनाने में मदद करता है, वर्चुअल कम्युनिटी का जो है निर्माण करता है। तो हम देखते हैं जो सोशल मीडिया है ये एक गेम चेंजर है। इसने बहुत तरीके के जो है बहुत तरीके का जो है यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन लेकर के आया है, और लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है सशक्त करता है, एम्पावर करता है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल होता है जो सोशल मीडिया होता है, और ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा जो एक डेमोक्रेटिक बनाता है। ठीक है, जो हमारा देश है उसको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आम लोगों को जो है वॉइस देता है। कोई भी आम व्यक्ति जो है वो अपने विचार को जो है वहाँ पर जो है व्यक्त कर सकता है और वो दूसरों तक पहुँचा सकता है। जैसा कि हमने देखा था, इसका अगर हम सोशल मीडिया का अगर हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो अरब अपराइजिंग जो थी, ठीक है, अरब अपराइजिंग जो थी उसमें सोशल मीडिया ने जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। ठीक है, अरब अपराइजिंग में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर जो है सोशल मीडिया के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या करता है, ये जितने भी बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनको दूर के, ठीक है, रिमोट एरियाज़ तक पहुंचाने का काम करता है, उसको रिमोट एरियाज़ तक पहुंचाने का काम करता है, और साथ साथ जो है लोगों की जो ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको शिकायतें जो होती हैं उसको भी सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जो कर्नाटका पुलिस है, कर्नाटका पुलिस जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। इसके साथ साथ जितनी भी जो उनको जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी होती है उसके लिए भी जो है सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है। वो जो कर्नाटका पुलिस है वो जो है क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए भी जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, और उनका जो एक प्लेटफॉर्म है हेल्प कर्नाटका CID,
हेल्प कर्नाटका CID जो है उनका वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि जो है क्रिमिनल केसेस को सॉल्व भी किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मैनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस आर यूजिंग इट फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी। ठीक है, जिला प्रशासन जो है अपनी बेहतर सेवा वितरण के लिए भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो सोशल मीडिया के बहुत सारे जो है लैब प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र पुलिस है। ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस ने जो है एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी जिसमें कि वो सोशल मीडिया एक्टिविटी को जो है ट्रैक करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं किसी भी इशू के लिए। ठीक है, जैसे हैशटैग्स चलाए जाते हैं तो किसी भी इशू के लिए जो है वहाँ पे उसको ट्रैक किया जाता है जिससे कि अगर वहाँ पे अगर कोई भी आशंका हो कि कहीं पे भी वायलेंस हो सकती है, कहीं पे भी दंगा भड़काया जा सकता है, तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर कर दिया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है उसको जो है एक फोर्स मल्टीप्लायर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट के रूप में भी देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी जैसे कि जो IT अधिनियम 2000 का जो आर्टिकल 69B है, ठीक है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जितनी भी साइबर घटनाओं और उसके उल्लंघनों के लिए जो है साइबर सुरक्षा के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से जितना भी ट्रैफिक डेटा होता है या फिर उसकी जानकारी की निगरानी को और एकत्रित करने के लिए जो है अधिकृत करने का अधिकार देता है। इसके साथ साथ जो है IT अधिनियम जो 2009 है उसकी जो आर्टिकल 79 है उसमें जो है जितने भी जो सेवा उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी जानकारी को पोस्ट ना करें जो कि हानिकारक है, जो कि हार्मफुल है, आपत्तिजनक हो या फिर भारत के कानून का उल्लंघन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी काम करती है। डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत करती है क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो जो भी कोई भी आम व्यक्ति जो है वो अपनी जो है विचारधारा को जो है व्यक्त कर सकता है। डायरेक्ट इंटरैक्शन विद द गवर्नमेंट, सरकार से सीधा संवाद करने में भी सक्षम बनाता है। जैसे कि कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे जो हैं कुछ लोग जो जैसे कि रेलवे से अगर कोई यात्रा कर रहा है तो अगर ट्रेन लेट होती है या फिर कोई भी और दिक्कत है तो वो ट्वीट कर देते हैं और उनकी मदद के लिए जो है सरकार वहाँ पे जो है उनकी मदद के लिए कुछ लोगों को भेजती हैं, उनकी जितनी भी शिकायत होती है उसका निवारण करती हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर जो है सोशल मीडिया का क्या रोल है पूरे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज में। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी को इसने किस तरीके से जो है अफेक्ट किया है हम इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है हेट स्पीच एंड फेक न्यूज़। ठीक है, हेट स्पीच एंड फेक न्यूज़, तो यहाँ पर जो है कई बार जो है बहुत सारे जो है र्यूमर्स जो हैं, बहुत सारे जो है र्यूमर्स हम कह सकते हैं कि अफवाह फैलाई जाती है जिससे कि जो है कई जगह पे जो है वायलेंस के जो है इंसिडेंट्स देखे गए हैं, कई जगह जो है दंगे भड़काए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें दिल्ली रायट्स थे 2020 के, ठीक है, 2020 के, वो भी जो है हेट स्पीच, जो सोशल मीडिया पे हेट स्पीच का ही जो है नतीजा था। तो जो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलाई जाती है, एडिटेड इमेज को जो है एडिट किया जाता है, वीडियो जो है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, जितने भी टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं उसको कहीं ना कहीं जो है फॉल्स टेक्स्ट मैसेजेस को चलाया जाता है जिसके कारण कि जो है कहीं पे भी दंगा भड़काया जा सकता है, जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। व्हाट्सएप पे बहुत तरीके के व्हाट्सएप के माध्यम से कई तरीके के जो है फेक मैसेजेस को चलाया जाता है जिससे कि किसी भी विशेष समुदाय या फिर विशेष जो कम्युनिटी होती है उनके प्रति जो है आक्रोश पैदा किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हेट स्पीच है, फेक न्यूज़ है, उसको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है जो हेट स्पीच है, फेक न्यूज़ है, उसको चलाया जाता है जिससे कि जो है वायलेंस जो है कई जगह देखी जा सकती है। उसके बाद है कि यूज टू रिक्रूट यूथ फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, आतंकी गतिविधियों में युवाओं की भर्ती करता है। जैसे कि हमने देखा है ISIS है, ठीक है, LET है, ठीक है, लश्कर ए तैयबा है। तो ऐसे बहुत सारे जो है टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कि वहाँ पे जो यूथ को जो है रेडिकलाइज करती हैं और उनको रिक्रूट करती हैं। जैसा कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो है देखा था कि टेलीग्राम के ज़रिए जो है LET है, ISIS है, वो इस टेलीग्राम के मदद से जो है यूथ को जो है रेडिकलाइज कर रही हैं और उनको जो है रिक्रूट कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं साइबर टेररिज्म। ठीक है, साइबर टेररिज्म जो है ये एक बहुत बड़ा खतरा है, साइबर आतंकवाद जो है, क्योंकि
कि जैसे कि हम जानते हैं जो इंटरनेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंटली यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है और इसकी जो रीच होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जो है यहाँ पे सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो है देखते हैं कि जो है अपने जो मैसेजेस होते हैं उसको स्प्रेड करने के लिए भी जो है सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपने जितने भी बहुत सारे आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे कि स्काइप है, वॉइस कॉल्स है, वीडियो कॉल्स है, जिससे कि वो किसी से भी कहीं पे भी बैठे जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो है किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को जो है सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो साइबर टेररिज्म है वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ठीक है, वित्तीय और संगठित अपराध को भी यहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है फेक स्कीम्स जो हैं, डिसीवर स्कीम्स जो है वो चलाई जाती हैं। फाइनेंशियल स्कीम्स जो है कुछ ऐसी चलाई जाती हैं जिससे कि जो है लोगों को के जो फाइनेंशियल नुकसान होता है, वित्तीय नुकसान होता है, ऑनलाइन फ्रॉड्स है, मनी लॉन्ड्रिंग है, कंपनी की सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा इसमें थ्रेट होता है। हनी ट्रैपिंग देखी गई है। ठीक है, हनी ट्रैपिंग में क्या होता है? हनी ट्रैपिंग का मतलब है हनी मतलब है शहद और ट्रैपिंग का मतलब होता है किसी को भी फंसाना। तो यहाँ पर कई बार देखा गया है कि जितने भी जो आर्मी, ठीक है, जो आर्म्ड पर्सनल्स होते हैं, आर्मी फोर्स होती है, उसमें जो सोल्जर्स होते हैं उनको बहुत तरीके से जो हनी ट्रैप किया जाता है और जो है इंटरनल इंफॉर्मेशंस जो होती हैं उसको जो है उनसे निकाला जाता है। तो जनरली जो है बहुत सारी जो है ऐसा उनको जो है कई सारी इस तरीके से जो है महिलाओं की जो है फेक प्रोफाइल बनाई जाती हैं और जो है सोल्जर्स को जो है ट्रैप किया जाता है और उनसे जो है इंटरनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशंस को जो है वो निकाला जाता है। तो जो कि जो है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। हैकिंग होती है, ठीक है, बहुत तरीके की हैकिंग है, जैसे कि कई बार हमने देखा है कि किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक हो गई और यहाँ तक कि जो है डिफेंस मिनिस्ट्री है या फिर डिफेंस के जो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं उनको चुरा लिया जाता है हैक करके, पूरी वेबसाइट या फिर पूरे सिस्टम को, जिससे कि जो है हमारी जितनी भी जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उसकी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा जो है नकारात्मक असर देखने को मिलता है। हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी होती है वो कहीं ना कहीं ब्रीच होती है। कम्युनल वायलेंस को जो है कई बार जन्म दिया जाता है, सांप्रदायिक हिंसा को जो है जन्म दिया जाता है, जैसे कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे यूपी में, उसमें क्या हुआ था, उसमें यूट्यूब पे एक फेक वीडियो चलाया गया था जिसके कारण जो है वहाँ पर जो है वो पूरा इंसिडेंस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है ध्रुवीकरण, जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं उनको ध्रुवीकरण, उनके पोलराइजेशन के लिए जो है सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है। वायरल वीडियो चलाए जाते हैं, फॉल्स वीडियो चलाए जाते हैं, एडिटेड वीडियो है, मॉर्फ्ड पिक्स जो है उसको वायरल किया जाता है, जिससे कि जो है कम्युनल क्लैशेस, राइट्स, टेररिस्ट अटैक जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे सेंसिटिव इशू पे जो है यहाँ पर कोई भी फेक वीडियो चला दिया जाता है जिससे कि जो है दंगे भड़काने का काम किया जाता है। साइबर क्राइम है, साइबर बुलिंग है, इन साइबर क्राइम को भी बहुत ज़्यादा जन्म दिया जाता है, जो कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो वुमेन सेफ्टी के जो है बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होता है, जैसे कि जो है वुमेन को जो है बहुत तरीके से थ्रेट किया जाता है। अगर हम रिसेंटली बात करें तो जो बुली बाय ऐप है, जहाँ पर कि एक विशेष कम्युनिटी की जो महिलाएं होती हैं उनकी जो है ऑक्शन किया जाता है, तो यहाँ पर जो है वुमेन की जो डिग्निटी होती है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें जो है एक राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति के लिए ब्लूप्रिंट को संस्थागत बनाना है। ठीक है, एक बॉडी को इस्टेब्लिश करना है जो कि पूरी जो सोशल मीडिया स्पेस है उसको रेगुलेट करने का काम करे, उसको नियंत्रित करने का काम करे। ठीक है, कुछ ऐसी एजेंसीज को सशक्त बनाया जाना चाहिए जो कि वहाँ पे जो है जो एजेंसियों को सशक्त बनाना चाहिए, कि जो कि वहाँ पे जितने भी पर्सनल काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनके पास एक एडिक्वेट स्किल होनी चाहिए जो कि सोशल मीडिया को ढंग से जो है वो बता सकें कि उसका उपयोग किस तरीके से करना है। तो वहाँ पे कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनको जो है डिप्लॉय करना चाहिए। लोगों के बीच में जो है उनको जो है बहुत सारे जो है उनके बीच में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि जो है यहाँ पे
जो सोशल मीडिया का किस तरीके से हम लोग बेहतर जो है यूज़ कर सकते हैं, और मेनली जितने भी रूरल एरियाज़ है जहाँ पर कि लोगों को बहुत ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है, वहाँ पर उनके बीच में जो है जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का आजकल जो है किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। इसके बाद है जो है प्रमोट ऑर्गेनाइजेशनल इकोसिस्टम टू एनकरेज आउटरीच ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, इस तरीके का जो है सोशल मीडिया जो है वहाँ पर जो है उसकी आउटरीच को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल इकोसिस्टम जो है बनाना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि सोशल मीडिया की जो आउटरीच है उसको हम बढ़ा सकें। जो भी एग्जिस्टिंग ई सर्वेलेंस प्रोजेक्ट है उसको और ज़्यादा जो है और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे कि कौन सा है, नेटग्रिड है। ठीक है, नेटग्रिड है, उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे कि जो है CMS है, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको और ज़्यादा बेहतर करने की हमें ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं एथिकल हैकर्स। ठीक है, एथिकल हैकर्स को जो है रिक्रूट करना चाहिए, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, ताकि हमें जितने भी होने वाले जो साइबर अटैक्स है या फिर हमें जो साइबर स्पेस में जो होने वाले जो इतने भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनका हमें पहले से ही पता चल सके। जितने भी अगर साइबर अटैक्स होते हैं तो हम उसके सोर्सेस को जानने में हमें और ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2014 जो थी उसको और बेहतर हमें करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमें ये बताने की ज़रूरत है कि अगर कोई वायरल कंटेंट है, ठीक है, अगर कोई भी कंटेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है तो उसको हमें कंटेन कैसे करना है, और जो भी कोई वायरल कंटेंट है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, उसका सोर्स क्या है, सोर्स को ट्रेस करने के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि जो यूज़र्स होते हैं उनको बहुत बार जो है ब्लैकमेल किया जाता है। जो भी सर्वर जो लोकेशन है उसको ट्रेस करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, तो एक सिक्योर नेटवर्क को कैसे सुनिश्चित किया जा सके, ये यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद है जितने भी जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस होते हैं, टेलीग्राम पे मैसेजेस होते हैं, ये कहीं ना कहीं एनक्रिप्टेड होते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है वहाँ पे क्या मैसेजेस वायरल हो रहे हैं इसको जो है पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके कारण जो है इंटरनल सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं ब्रीच होती है। तो ज़रूरी है कि जो है हम सोशल मीडिया का जो है एक अच्छा सोशल मीडिया जो है उसका जो है हम एक बेहतर तरीके से जो है यूज़ करें, और कि हर चीज़ के जो है दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो सोशल मीडिया के जो एडवांटेजेस है उसका जो अच्छा पहलू है उस पर हमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज इन एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति में मूल्यों को विकसित करने में परिवार और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर चर्चा करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर वैल्यूज या फिर मूल्य होते क्या हैं। ठीक है, तो मूल्य को हम समझ सकते हैं कि ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे सिद्धांत होते हैं, आदर्श या फिर स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी समाज को, सोसाइटी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंडिविजुअल को, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए जो है गाइडलाइंस का काम करते हैं, दिशा निर्देश का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी वैल्यूज होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के जो है ओपिनियन होते हैं किसी भी चीज़ को लेके या फिर किसी भी एस्पेक्ट, किसी भी इश्यूज को लेके। ठीक है, किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट को लेके, किसी भी इश्यूज को लेके जो भी किसी इंडिविजुअल का जो ओपिनियन होता है, उसका जो आइडिया होता है, उसी को हम वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कि मानव को किस तरह का व्यवहार करना है। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो नैतिक सिद्धांत होते हैं जो मानव आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें बताया जाता है कि क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, जैसे कि कुछ लोगों के लिए जो है ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, किसी के लिए जो है शांति स्थापित करनी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है वो ये हमें बताता है, जिसके कारण से जो कि हमें जो है हमारा जो नेक्स्ट
प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा उसको गाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मूल्य होते हैं ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए जो है भिन्न होते हैं। हर अलग अलग पर्सन के अलग अलग वैल्यूज होते हैं। जो मेरे लिए जो सही चीज़ है हो सकता है वो किसी और के लिए गलत हो, और जो मेरे लिए गलत है या फिर जो किसी और की प्रेफरेंस है हो सकता है वो मेरी प्रेफरेंसेस नहीं हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात आती है। ठीक है, पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात आती है, लेकिन केवल वही प्रेफरेंसेस को हम लोग मूल्यों का नाम देते हैं जो कि मॉरली जस्टिफाइड हो। ठीक है, मॉरली जो कि जस्टिफाइड हो, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, सोशली एक्सेप्टेबल जो हो, हम केवल उसे ही मूल्य का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि चोरी करने से पैसा आता है या कैसे भी, तो अगर वो चोरी करके पैसा कमाता है तो ये हम उसके प्रेफरेंसेस, उसकी वैल्यूज जो है वो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसे मॉरली जस्टिफाइड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए, उसके पीछे एक जजमेंट जो जजमेंट है वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो सोशली बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल हो, पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल हो, हम उसी को वैल्यूज़ का नाम देते हैं। और ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये किसी भी व्यक्ति को जो है प्रेरित करता है कोई भी कार्य करने को। फॉर एग्जांपल, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं कि मेरे को समाज कल्याण करना है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर बन के। ठीक है, तो मेरे को जो है मोटिवेट करेगा डॉक्टर बनने के लिए। अगर किसी का जो है वैल्यूज़ है कि उसे IAS या PCS बनना है, तो वो उसको मोटिवेट करेगा IAS और PCS बनने के लिए, ताकि वो समाज का कल्याण कर सके, लोगों की मदद कर सके। बहुत तरीके को उनकी कोई भी जो है प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। जो है सोशल हार्मनी को डेवलप करने के लिए जो है वो IAS PCS बनना चाहते हैं। पीस, किसी भी क्षेत्र में जो है पीस को शांति स्थापित करने के लिए जो है IAS PCS बनना चाहते हैं। तो लोगों की अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं जो कि उनको मोटिवेट करती हैं उस दिशा में काम करने के लिए। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये गाइडलाइंस होती हैं, दिशा निर्देश होती हैं, जो कि हम लोग को काम करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है रोल ऑफ फैमिली, परिवार की क्या भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति में जो है वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की। ठीक है, तो जब भी वैल्यूज़ इनकलकेट करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एक चिल्ड्रन का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन का एग्जाम्पल लेंगे, किड्स का एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी बच्चे होते हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जिस भी तरह ढाल दिया जाता है वो उसी में जो है ढल जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूल्य होता है वो सामाजिक जीवन को जो है संभव बनाता है और उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस मूल्यों को डेवलप करने के लिए, मूल्य को किसी भी व्यक्ति में जो है विकसित करने के लिए अलग अलग संस्थानों की जो है बहुत सारे जो भूमिकाएं हैं। ठीक है, विभिन्न संस्थाएं जो है उनके माध्यम से जो है मूल्यों को विकसित किया जाता है, और जो कि हमारे जो है जो हमारे फीलिंग्स में, थॉट्स में, एक्शंस में दिखाई देते हैं, हमारे मन की गहराई में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बैठ जाते हैं। तो ये जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज जो होते हैं, वो किसी भी इंडिविजुअल का जो है कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके चरित्र का जो है वो निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर जो है फैमिली का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है कौन? फैमिली। पहला सामाजिक संगठन के रूप में हमें देखा जाता है, पहला सामाजिक संगठन के रूप में फैमिली को देखा जाता है। तो जो फैमिली क्या है, वो सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, और सोसाइटी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसी को जो है फैमिली कहा जाता है। तो यहाँ पर जब भी एक बच्चा जो है, जब भी किसी फैमिली में जन्म लेता है, तो वहाँ पे जो है उसी की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही वो बहुत तरीके के जो है बिहेवियर सीखता है, कि वहीं पे जो बिहेवियर सीखता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो बहुत तरीके से जब हम शुरुआत में, हम जितने भी बिहेवियर कहाँ से लर्न करते हैं वो अपनी फैमिली से ही करते हैं। तो यहाँ पे फैमिली का जो है बहुत बड़ा रोल है वैल्यू को इनकलकेट करने में। इसके बाद हम देखते हैं मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, मॉरल्स, हमारे जो है नैतिक विकास में भी जो है फैमिली की बहुत बड़ा रोल है। जब पेरेंट्स और चाइल्ड जब वो आपस में रहते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, तो उनके जो यहाँ पर जो है उस पेरेंट को देखते हुए जो है वहाँ पे उनके अंदर जो है, बच्चे जो है उनके अंदर जो है वैल्यू जो है इंस्टिल होती है, वैल्यू जो है इनकलकेट होती है। और ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो है सभी चीज़ का जो है फाउंडेशन होता है, आधार होता है, और इसी को आधारित और इसी पे बेस जो है किसी भी चिल्ड्रन के आगे चल के जितने भी डिसीजन होते हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वैल्यूज़। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे कि हैप्पीनेस है, पीस है, जस्टिस है, ये कहाँ पे, ये जो है एक फैमिली से ही जो है किसी बच्चे के अंदर जो है उनके थॉट्स में, उनके एक्शंस में, उनकी फीलिंग्स में जो है वहाँ पे इंस्टिल किए जाते हैं, इनकलकेट किए जाते हैं। और जो है
यहाँ पर हमने देखा है कि जितने भी वैल्यूज़ जो होती हैं, जितनी जो भी फैमिली में जो भी वैल्यूज़ प्रैक्टिस की जा रही हैं, वही अल्टीमेटली कोई भी किड जो है वो उसको अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो जो फैमिली वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे रोल मॉडल प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी बच्चे का जो पहले रोल मॉडल कौन होते हैं, वो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं। तो वो उनको ऑब्जर्व करता है और उन्हीं को कॉपी करता है, उन्हीं को इमिटेट करता है। तो जिस तरीके से जो पेरेंट्स जो होते हैं, जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से जो है बच्चे भी वही चीज़ अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शेप्स एटीट्यूड। ठीक है, जो भी हमारी मनोदृष्टि होती है, ठीक है, यहाँ पे रवैया नहीं होगा, मनोदृष्टि जो होती है उसको शेप करने में, उसको आकार करने में भी जो है फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि हमने एटीट्यूड में देखा था कि एटीट्यूड किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, उसके लिए बहुत तरीके की लर्निंग होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग है। तो इन तरीके से जो है एटीट्यूड को फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जो है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्व किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग है कि जिसमें जो है उनकी फैमिली जो है जिस भी वैल्यूज़ को जो है रिवॉर्ड देती है, वही बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर जो है एटीट्यूड फॉर्म, किसी भी प्रकार के जो वैल्यूज़ का जो है उसको फॉर्म करने में, एटीट्यूड को फॉर्म करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है फैमिली हमारी। ठीक है, तो हमारा एटीट्यूड कैसे होगा, किसी भी हम कह सकते हैं किसी भी सोसाइटी की तरफ, या फिर किसी भी जो है एक ग्रुप की, जो भी इंडिविजुअल ग्रुप है उनके प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, उसको कौन शेप करता है, वो हमारी फैमिली ही सबसे ज़्यादा शेप करती है। तो हमारे जो एम्बिशंस हैं, हमारे जो ग्रोथ है, उसको भी प्रमोट करती है हमारी वैल्यूज़, हमारी जो ठीक है, अगर जो हमारे एम्बिशन है, हमारे अगर ग्रोथ है, उसको अगर हमारी फैमिली प्रमोट कर रही है, तो वही चीज़ हमारे अंदर आएगा कि हम लोग और भी लोगों को जो है प्रेरित करेंगे, और भी लोगों को मोटिवेट एनकरेज करेंगे उनके गोल्स को प्राप्त करने के लिए। ऐसा देखा गया है कि जितनी भी हैप्पी फैमिलीज होती हैं, जितनी भी चीयरफुल फैमिलीज होती हैं, उनके वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है टॉलरेंट होते हैं। टॉलरेंट किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस ही हो सकती है, या फिर और भी कई प्रकार की। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है जेनरस होते हैं। तो अगर आप एक हैप्पी फैमिली में रह रहे हैं, तो आपके अंदर जो है अलग तरह का जो है आपका व्यवहार होता है, आप में अलग तरीके की जो वैल्यूज़ जो होती हैं वो इंस्टिल होती हैं। इसके बाद है स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना। ठीक है, जब भी जो है ये मेनली जो है जॉइंट फैमिली में, ठीक है, जॉइंट फैमिली में जो बच्चे होते हैं, जब उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो उनको कई तरीके की जो मॉरल स्टोरी सुनाते हैं, जो कि उनके अंदर जो है अलग अलग तरह की जो है वैल्यूज़ को इनकलकेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लकड़हारा की जो कहानी की बात करें, ठीक है, लकड़हारा की कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें जो है ऑनेस्ट होना चाहिए। तो बच्चों में जो है वो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी की जो वैल्यूज़ हैं उसको इनकलकेट करने का काम करती हैं। फैमिली वैल्यूज़, ठीक है, पारिवारिक मान्यता जो है वही आगे चल के जो है बच्चों के अंदर इंस्टिल होती हैं। हर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जो फैमिली वैल्यूज़ जो है जो चली आ रही हैं, वही आने वाली पीढ़ी भी जो है अडॉप्ट करती है। तो फैमिली वैल्यूज़ जो है, पारिवारिक मान्यता जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसी से कोई भी बच्चा जो है उनकी कल्चर के बारे में सीखता है, उनकी जो फैमिली की वैल्यूज़ क्या है उसके बारे में सीखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो हमने कई जगह ऐसा देखा है कि जो 2-3 जनरेशन्स जो होती हैं, वो सब क्या है, वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ही जो है सर्व कर रही होती हैं। तो उनमें जो है एक अलग तरह की वैल्यूज़ इंस्टिल होती हैं कि जो है उन्हें अपनी जो कंट्री है उसको सर्व करना है। तो उनके अंदर पेट्रियाटिक फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो यहाँ पे जो है फैमिली वैल्यूज़, पारिवारिक मान्यता भी कहाँ से आती है, वो उसको इंस्टिल करने का काम कौन करता है, वो फैमिली करती है। इसके बाद है राइट एक्शन, सही कार्रवाई। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कोई भी जो आने वाले जो जनरेशन है वो अच्छे काम करे, अगर राइट एक्शन करे, तो हमें खुद से भी जो है एक्शन को राइट करना होगा। हमें अपने खुद के एक्शंस को सुधारना पड़ेगा। हम जो बोलते हैं हमें वो खुद से अपने एक्शन में दिखाना पड़ेगा, तभी जो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो उसको जो है अडॉप्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि जो है बच्चों में जो है बुक रीडिंग की जो है हैबिट डेवलप हो, तो ज़रूरी है कि हम भी खाली समय में या फिर दिन भर में 1 घंटा, आधा घंटा जो है बुक रीड करें, तभी वो जो बच्चे जो है वो उसको अडॉप्ट करेंगे, उस हैबिट को। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थानों की इसमें क्या भूमिका है।
तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है टीचर्स जो है रोल मॉडल्स के रूप में, ठीक है। रोल मॉडल के रूप में जो शिक्षक होते हैं, जब भी एक बच्चा जो है वहाँ पे अपनी फैमिली सेटिंग से निकल के जो सबसे पहले जब बाहर जाता है तो वो किस में जाता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाता है। और वहाँ पर जो है उनका उसका कॉन्टैक्ट किससे होता है, वो उसके टीचर से होता है। तो वो टीचर्स को अपने रोल मॉडल्स बना लेते हैं और वो टीचर्स को देखते हैं कि जो टीचर्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होती हैं, उनके जो है वो बहुत ही सबके जितने भी बच्चे हैं उनके प्रति उनका एक कंसर्न होता है, बच्चों को जो है मोटिवेट करती हैं किसी भी कार्य के लिए। जितने भी चाइल्ड्स होते हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है, कोऑपरेट किया जाता है उनके साथ। तो यही सब वैल्यूज़ जो हैं वो किसमें जो है किसी बच्चे में भी आती हैं कि जो है वो जो है दूसरों को भी जो है इक्वली ट्रीट करे, दूसरों की केयर करे, उनके लिए कंसर्न शो करे। तो इस तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो किसी भी इंडिविजुअल में जो है उसका विकास किया जा सकता है। इसके बाद है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षा जो होती है, ठीक है। जितने भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है स्कूल में सिखाई जाती है। जैसे कि जो है इस को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ तक कि जो बहुत सारे जो फाउंडेशन डे के फंक्शंस होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे बहुत तरह के जो है स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, प्लेस प्रेजेंट किए जाते हैं, जो कि वहाँ के बच्चों में जो है सही वैल्यूज़ को इनकलकेट करने का कार्य करती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि अब स्कूल में क्या किया जाता है कि दिवाली सेलिब्रेशन होता है, होली सेलिब्रेशन होता है, क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, अलग अलग जो है समुदाय के जो है वहाँ पर जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि बच्चों में जो है रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस जो है उसको इनकलकेट किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण में बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर ये जो स्कूल जो है शैक्षणिक संस्थान जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनके जो जितने भी बच्चे होते हैं उनको जो है कैरेक्टर को शेप करने में बहुत ज़्यादा जो है मदद करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें जो है पेट्रियाटिक फीलिंग, अगर जो है बच्चों में पेट्रियाटिज्म की फीलिंग को अगर हमें इनकलकेट करना है तो यहाँ पर क्या होता है, रिपब्लिक डे जो है मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, और वहाँ पे जो है बच्चों को जो है उसमें का पार्टिसिपेट करने के लिए भी जो है कहा जाता है। जो हमारी जो बुक्स होती हैं, हिस्ट्री की बुक्स होती हैं, वहाँ पे हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से स्ट्रगल हुआ था इंडिपेंडेंस का, उसको पढ़ के जो है हमारे अंदर जो है पेट्रियाटिक फीलिंग जो है वो इनकलकेट की जा सकती है। तो यहाँ पे जो है कैरेक्टर बिल्डिंग का भी, चरित्र निर्माण का भी कार्य किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उचित व्यवहार करने के लिए भी, ठीक है। जब भी कोई बच्चा जब स्कूल जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाता है, तो वो एक सोशल सेटिंग में होता है, ठीक है, सोशल सेटिंग में होता है और वो वहाँ पे कई सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है, लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, अपने फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप है, एल्डर्स है, टीचर्स के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, ये वहीं से सीखा जाता है। वैल्यू टीचिंग है, ठीक है। जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं तो हम उनसे डेली बेसिस पे जो है कॉन्टैक्ट करते हैं, और जिनके साथ जो हम डेली बेसिस पे कांटेक्ट करते हैं तो उनके लिए हमारे अंदर जो है अलग से एम्पैथी होती है, सिंपैथी होती है। इसके बाद जो है हम उनके लिए उनकी तरफ जो है हमारे अंदर जो वार्मथ फीलिंग होती है, हम टीचर्स को रेस्पेक्ट करते हैं, इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है, तो ये सब वैल्यूज़ जो है हमारे अंदर जो है इंटीग्रेट होती हैं। इसके बाद है ऑल्ट्रुइज्म, दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत सारी स्टोरीज सुनाई जाती हैं, स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं, जिससे कि जो है यहाँ पे बच्चों में जो है हेल्पिंग बिहेवियर देखा गया है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि जो है बच्चों के अंदर जो है हेल्पिंग बिहेवियर जो है इनकलकेट किया जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है भौतिकवाद हो गई है, मटेरियलिस्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैमिली है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं ताकि जो है जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर जो है मॉरल वैल्यूज़ का जो है इनकलकेट किया जा सके, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।